हेलो स्टूडेंट, तो हम एनसीईआरटी का प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग बीइंग। ग्रोथ क्या है? फंडामेंटल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग का। Growth can be defined as an irreversible, permanent increase in size of an organ or its part or even of an individual cell। अब हम लोग ग्रोथ को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? अगर कोई हमारा ऑर्गन है या फिर उसका कोई पार्ट है या फिर कोई हमारा एक इंडिविजुअल सेल ही है, अगर उसकी साइज़ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज़ कर रही है, मतलब साइज़ फिर से डिक्रीज़ नहीं हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। मतलब किसी भी चीज़ का साइज़ परमानेंट इंक्रीज़ हो, साइज़ फिर से डिक्रीज़ ना हो, तो वी कैन से दैट growth is happened। Generally, growth is accompanied by a metabolic process, both anabolic and catabolic। ग्रोथ क्या मेटाबॉलिक प्रोसेस के साथ होता है, जो कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों होता है। दैट ऑकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी की हमारी क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज़ ग्रोथ। जैसे कि ग्रोथ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर लीफ है उसका एक्सपेंशन हो रहा है तो मीन्स दैट ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, प्लांट ग्रोथ जनरली इज़ इनडिटर्मिनेट। मतलब इनडिटर्मिनेट मीन्स अनिश्चित, तो प्लांट की ग्रोथ क्या होती है? अनिश्चित होती है। प्लांट ग्रोथ इज़ यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट ग्रोथ क्या है? यूनिक है, क्योंकि जो प्लांट ग्रोथ है वो अनलिमिटेड, प्लांट अपनी ग्रोथ अनलिमिटेड अपनी लाइफ में कर सकता है। कोई निश्चित नहीं है कि प्लांट इतना ही ग्रोथ अपने लाइफ में करेगा, वो अनलिमिटेड ग्रोथ अपने लाइफ में कर सकता है। दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। अब जो प्लांट के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ अपनी लाइफ में कर सकता है, ये एबिलिटी इस वजह से है क्योंकि उनके बॉडी में मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेम्स जो कि ग्रोथ लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं, ग्रोथ रीजन में, वो हमारे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। द सेल ऑफ सच मेरिस्टम्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। अब जो ये मेरिस्टम्स के सेल हैं उनके पास कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की और ईजिली ग्रो होने की। द प्रोडक्ट हाउ एवर सुन लॉसेज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सच सेल्स मेक अप द प्लांट बॉडी। अब जो हमारे मेरिस्टम्स के सेल डिवाइड हुए तो उससे जो हम लोगों को प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ, जो सेल्स हमको ऑब्टेंड हुए, उनके पास ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो आगे फिर डिवाइड हो सके, मतलब वो अपनी कैपेसिटी लूज़ कर देते हैं और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसी प्रोडक्ट से हमारे प्लांट की बॉडी फॉर्म होती है। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टम इज कॉल्ड द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अब जो है वो प्लांट के में अलग प्लांट की बॉडी में हमेशा न्यू न्यू टाइप्स के सेल ऐड हो रहे हैं बाय द मेरिस्टेम्स के सेल्स के द्वारा, तो ये जो है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ हम इसे कहेंगे। Root apical meristems and shoot apical meristems are responsible for the primary growth of the plant and principally contribute to the elongation of the plants along their axis। अब हम लोग पहले ही जानते हैं कि जो रूट अपिकल मेरिस्टम्स हैं और शूट अपिकल मेरिस्टम्स हैं वो हमारे प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन जो होता है वो ये होता है कि हमारे प्लांट का लेंथ और हाइट इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। In dicotyledons and plants and gymnosperms, the lateral meristem, vascular cambium and core cambium appear later in life। अब जो डाइकैटिलोडॉन्स प्लांट्स हैं या फिर जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं तो उन सब में जो है बाद में लेटरल मेरिस्टम्स के द्वारा वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम अपीयर होते हैं। दीज आर दी मेरिस्टम्स दैट कॉज द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द ऑर्गन इन विच दे आर एक्टिव। अब ये जो मेरिस्टम्स होते हैं इन्हीं मेरिस्टम्स के द्वारा जो है हमारे प्लांट की हमारे ऑर्गन की क्या होती है? गर्थ इंक्रीज होती है एंड दिस इज़ नोन एज ए सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और जब हमारे प्लांट की गर्थ इंक्रीज होती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो लेंथ और हाइट इंक्रीज हुआ तो वो प्राइमरी ग्रोथ हो गया, गर्थ इंक्रीज हुआ तो सेकेंडरी ग्रोथ हो गया। फिर नेक्स्ट है ग्रोथ इज़ मेजरेबल। Growth at a cellular level is principally a
कॉन्स्पिशियस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर हम लोग सेल के लेवल पे देखें तो अगर हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म हो रहा है उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो वी कैन से दैट ग्रोथ इज हैपेंड। सिंस इंक्रीज इन protoplasm is difficult to measure directly, one generally measure some quantity which is more or less proportional to it। अब ऐसे डायरेक्ट तो हम लोग अमाउंट तो प्रोटोप्लाज्म का मेज़र कर नहीं सकते हैं, तो ये डिफ़िकल्ट होता है मेज़र करने के लिए। तो हम लोग कुछ क्वांटिटीज़ सेलेक्ट करते हैं जो कि ग्रोथ के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ग्रोथ इज़ देयर फॉर मेजर्ड बाई ए वेराइटी ऑफ पैरामीटर, सम ऑफ विच आर इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। तो अगर हमारे जो है सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है या फिर लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इन फ्रेश वेट इंक्रीज हो रहा है, ड्राई वेट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। You may find it amazing to know that one single maize root apical meristem can give rise to more than 70,500 new cells per hour, whereas cell in a watermelon may increase in size by up to 3,50,000 times। सिंगल मक्का जो है वो जो होता है एक मतलब पर आवर में 70,500 न्यू सेल्स बॉर्न होते हैं उसमें, और जो वाटरमेलन है उसमें 3,50,000 टाइम्स जो है उनकी साइज इंक्रीज होती है। ठीक है। In the former, growth is expressed as increase in cell number, the latter express growth as increase in size of the cell। अब जो पहला जो हमें बताया गया मेज़ में कि उसकी साइज जो है पर आवर वो क्या रहा है, न्यू सेल्स बॉर्न हो रहे हैं, तो इसमें जो है हमारे सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है। फिर दूसरा वाटरमेलन में क्या हो रही है, साइज इंक्रीज कर रही है, तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है फेजेस ऑफ ग्रोथ। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज, नेमली मेरिस्मेटिक, इलॉन्गेशन एंड मैचुरेशन। जो हमारा ग्रोथ का पीरियड है वो 3 फेज में डिवाइड है, पहला मेरिस्मेटिक, दूसरा इलॉन्गेशन और तीसरा मैचुरेशन। The constantly dividing cell both at root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of ग्रोथ है। अब जो है रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स के सेल्स जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये मेरिस्मेटिक फेज ऑफ ग्रोथ है। द सेल इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म पॉसेस लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई। अब इस रीजन में जो है प्रोटोप्लाज्म के सेल्स ज़्यादा होंगे और जो है वो न्यूक्लियाई को भी पॉसेस करेंगे। देयर सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर थिन एंड सेलुलोजिक विथ एबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन। और इसमें जो हमारा सेल वॉल जो है वो थिन होता है, सेलुलोसिक होता है और जो है प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्टेड रहता है। उसके बाद जो हमारा फेज़ आता है वो हमारा इलॉन्गेशन का फेज़ आता है। इसमें जो होता है इंक्रीज इन वैक्यूलेशन, सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सेल इन दिस फेज। अब इलॉन्गेशन फेज में अगर हमारा वैक्यूलेशन इंक्रीज कर रहा है या फिर सेल इलार्जमेंट हो रहा है, न्यू सेल्स वॉल डिपॉजिट हो रहे हैं, तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इलॉन्गेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। इसके बाद इलॉन्गेशन के बाद कौन सा हमारा फेज आएगा, मैचुरेशन का फेज आएगा। इसमें जो है द सेल ऑफ दिस रीजन अटेन देयर मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। इसमें जो हमारा सेल है वो अपने मतलब अब सेल का पूरा मैक्सिमम साइज हमारा प्लांट अटेन कर लेता है, सेल को मैक्सिमम साइज ऑब्टेन हो जाती है और जो वॉल है वो थिकन हो जाती है और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है ग्रोथ रेट। द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म एज ग्रोथ रेट। जो हमारे प्लांट का चाहे मान लीजिए हम सेकेंड में लें या फिर मिनट में लें या फिर आवर में लें, तो उतने टाइम्स में जो हमारे प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज कर रही है उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रोथ रेट। Thus rate of growth can be expressed mathematically। तो जो हमारे प्लांट का जो ग्रोथ है, ग्रोथ का रेट जो है वो उसको हम लोग मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। An organism or a part of the organism can produce more cells in a variety of ways। अब जो ऑर्गेनिज्म है या फिर ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट है तो वो वैरायटी ऑफ वेज में न्यू सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे 2 वैरायटी में बताया गया, एक अर्थमेटिक, दूसरा ज्योमेट्री।
तो पहला तो अर्थमेटिक। इन अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कॉन्टिन्यूस टू डिवाइड वाइल द अदर डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। इसमें जो होता है माइटोटिक सेल डिवीजन होता है जिसमें केवल एक जो डॉटर सेल्स है वो डिवाइड होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, और बाकी जो होते हैं वो सारे मैच्योर होते हैं। और जैसे कि अगर हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो हम लोग को लीनियर कर्व ग्राफ ऑब्टेन्ड होगा। फिर यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि एल टी इज इक्वल टू L0 प्लस आर टी, या जिसमें एल टी जो हमारा है वो लेंथ एट टाइम टी है, L0 है लेंथ एट टाइम 0, एंड आर जो है वो ग्रोथ रेट है, इलॉन्गेशन पर यूनिट टाइम। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ आता है। इसमें जो होता है द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो एंड इट इंक्रीज रैपिडली देयरफॉर एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। इसमें जो होता है इनिशियल ग्रोथ जो होता है वो स्लो होता है, मतलब ब्लैक फेस हमारा जो स्टार्टिंग ग्रोथ होता है वो स्लो होता है, उसके बाद फिर अचानक से एक्सपोनेंशियल रेट पे पहुंच जाता है, मतलब एक्सपोनेंशियल फेस आ जाता है, ग्रोथ होने लगता है, पहले तो रुक जाता है फिर अचानक से बढ़ने लगता है। हियर बोथ द प्रोगेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कॉन्टिन्यूस टू डू सो। यहाँ पे जो है हमारी दोनों सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं। जैसे कि अर्थमेटिक ग्रोथ में केवल एक ही सेल्स डिवाइड होती थी और बाकी सेल्स मैच्योर होते थे, लेकिन जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में है हमारा है उसमें दोनों सेल्स डिवाइड होते हैं। However, with limited nutrient supply, the growth slow down leading to a stationary phase। अब न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो हमारा ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाता है और स्टेशनरी फेज पे पहुंच जाता है। अगर इसको इस ग्रोथ रेट को हम लोग अगर ग्राफ पे प्लॉट करें तो हम लोग को एस कर्व या फिर सिग्मॉइड कर्व टाइप का हम लोग को ग्राफ ऑब्टेन्ड होगा। ए सिग्मॉइड कर्व इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट। अब जो है अगर सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन्ड हो रहा है तो इसी से हम लोग को पता चल जाएगा कि जो है हमारा प्लांट है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो हुआ है, क्योंकि जब हमारा प्लांट नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो होगा तभी उसको न्यूट्रिशन की कमी आएगी और वो स्टेशनरी फेज पे अपने पहुंच जाएगा। इट इज़ टाइपिकली फॉर ऑल सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ ए प्लांट, और ये सभी पे लागू अप्लाई होता है, सेल्स पे, टिश्यूज पे और ऑर्गन ऑफ द प्लांट पे। फिर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि W1 इज इक्वल टू W0 ई पावर RT, जिसमें W1 हमारा जो है फाइनल साइज है, चाहे वो वेट हो, चाहे हाइट हो, चाहे नंबर हो। W0 है वो इनिशियल साइज है एट ए बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। R जो है वो ग्रोथ रेट है, T जो है टाइम ऑफ ए ग्रोथ है, एंड E जो है वो फेज ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। Here R is the relative growth rate and is also the measure of the ability of the plant to produce new plant material referred to as efficiency index। अब जो हमारा ज्योमेट्री में जो R है वो हमारा रिलेटिव ग्रोथ रेट शो कर रहा है, लेकिन अर्थमेटिक में हमारा जो R है वो ग्रोथ रेट शो कर रहा है। जो यहाँ पे जो R है वो रिलेटिव ग्रोथ रेट शो कर रहा है, और ये जो हमारे प्लांट कितना वो मटेरियल प्रोड्यूस कर सकता है इसको भी मेज़र करने में हमारी हेल्प करता है। मतलब इसके पास एबिलिटी होती है कि ये मेज़र कर लेगा कि कितना हमारा प्लांट जो है वो प्लांट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशिएंसी इंडेक्स बोलते हैं। हैंस द फाइनल साइज ऑफ W1 डिपेंड ऑन द इनिशियल साइज W0। तो फाइनल साइज इनिशियल साइज में डिपेंड करेगी, ये तो पहले से ही पता है। The quantitative comparison between the growth of living system can also be made in two ways। अब अगर हम लोग क्वांटिटेटिव कंपेरिजन पे देखें तो जो ग्रोथ होता है लिविंग सिस्टम्स का वो दो वेज में होता है। पहला जो है मेजरमेंट एंड द कंपेरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, कि कितना ग्रोथ हो रहा है एक पर यूनिट टाइम में, कितना ग्रोथ हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोलेंगे। और दूसरा द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन ए कॉमन बेसिस, फॉर एग्जांपल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर्स इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब दूसरा जो है अगर हम लोग कोई कॉमन बेसिस पे हम लोग को उसका ग्रोथ मेज़र करते हैं प्लांट का, तो वो क्या हो गया, पैरामीटर्स को लेके, तो वो क्या हो गया, रिलेटिव ग्रोथ रेट हो गया। जैसा कि दो
दो हम लोग लीव्स लिए, ए एंड बी लिए हैं, और इसमें मतलब डिफरेंट साइज़ के हैं। तो जो है एक मान लीजिए 5 है तो उसका इंक्रीज़ हो गया वो 10 सेंटीमीटर, और दूसरा जो है 50 है वो इंक्रीज़ हो गया 55 सेंटीमीटर। दोनों 5-5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो दोनों में क्या हो रही है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हो रही है। ठीक है, जितना ग्रोथ रेट हो ये हमने बताया। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट आता है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। जैसे हम लोग पहले जानते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वाटर, ये सारे हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। द प्लांट सेल्स ग्रो इन साइज बाय सेल एनलार्जमेंट विच इन टर्न रिक्वायर वाटर। अब जो हम लोग वाटर देते हैं प्लांट को, वो किस में हेल्प करता है, सेल को ग्रो करने में और सेल एनलार्जमेंट होने में। फिर टर्गिडिटी ऑफ सेल हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ। जो हम लोग टर्गिडिटी है सेल्स की, वो किस में हेल्प करती है, एक्सटेंशन ग्रोथ में हेल्प करती है। दस प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज ए intimately linked to the water status of the plant. Water also provide the medium for enzymatic एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर ग्रोथ। अब जो ग्रोथ के लिए इंजेमेटिक एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, उसे भी कौन प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। वाटर देंगे तभी इंजेमेटिक एक्टिविटीज़ होगी, तभी प्लांट की ग्रोथ होगी। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी इसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी, और ऑक्सीजन मेटाबॉलिक एनर्जी में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो एसेंशियल elements are required by plant for the synthesis of protoplasm and act as a source of energy। और न्यूट्रिशन जो कि प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस के लिए और एक एनर्जी के रूप में वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे प्लांट को, एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज़ ए ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट स्टडीड फॉर इट्स ग्रोथ। एक ग्रोथ होने के लिए सब और क्या ज़रूरत होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़रूरत होती है सभी प्लांट्स को। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डिट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल। सभी प्लांट को अपने सर्वाइव होने के लिए इस टेम्परेचर की, इस रेंज की ज़रूरत होती है। अगर जो है हम किसी भी प्लांट का जितना ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है, अगर उससे कम उसे टेम्परेचर रेंज प्रोवाइड हो रहा है तो वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक, और अगर ज़्यादा हो रहा है तब भी ग्रो नहीं करेगा, मतलब एग्जैक्टली उतने ही चाहिए ग्रो होने के लिए। इन्वायरमेंटल सिग्नल्स सच एज लाइट एंड ग्रेविटी आल्सो अफेक्ट सर्टेन फेजेस स्टेज ऑफ ग्रोथ। और इन्वायरमेंटल और जो सिग्नल्स हैं और ग्रेविटी, मतलब इन्वायरमेंटल सिग्नल्स लाइट और ग्रेविटी हैं, ये भी प्लांट के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब नेक्स्ट जो है डी डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन। The cell derived from root apical and shoot apical meristems and cambium differentiate and mature to perform specific function। अब जो सेल है वो रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टम्स के जो सेल हैं वो डिराइव्ड होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं और मैच्योर होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दिस एक्ट लीडिंग टू मैचुरेशन इज टर्म एज डिफ्रेंशिएशन। तो जब ये मैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, जिसमें हमारे क्या होते हैं, शूट एपिकल और रूट एपिकल के मेरिस्टम्स डिराइव्ड होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं और मैच्योर होकर मैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो डिफ्रेंशिएशन होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन सेल्स अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। अब डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे जो हमारे सेल है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि उसके सेल वॉल में चेंज आ गया या फिर प्रोटोप्लाज्म में, या फिर दोनों में चेंजेस आ गए। फॉर एग्जाम्पल, टू फॉर्म ए ट्रेचरी एलिमेंट द सेल वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। जैसे ट्रेचरी एलिमेंट को फॉर्म करना है तो जो सेल है वो हमारा प्रोटोप्लाज्म लूज कर देता है। They also developed a very strong elastic lignocellulosic secondary cell wall to carry water to long distance even under extreme tension। अब जैसे हमारे सेल्स को कोई टेंशन है तो जो वाटर है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे कैरी करने के लिए वो क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्निन और सेलुलोज का एक सेकेंडरी वॉल डेवलप्ड कर लेती है। ठीक,
ये हमारा हो गया डिफ्रेंशिएशन का पूरा। फिर नेक्स्ट आया प्लांट सो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएशन के बाद प्लांट एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना शो करता है। द लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन। अब हम लोग पहले ही जानते हैं कि जो मैचुरेशन मेरिस्मेटिक्स के जो सेल्स हैं, जो उससे हम लोगों को जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है डिवाइड होने की। लेकिन अगर किसी कंडीशंस पे वो अपनी कैपेसिटी फिर से रिगेन कर लेते हैं तो वो क्या होता है, डी डिफ्रेंशिएशन होता है। लेकिन अगर किसी कंडीशंस पे वो अपनी कैपेसिटी फिर से रिगेन कर लेते हैं डिवाइड होने की तो वो क्या होता है, डी डिफ्रेंशिएशन होता है। मतलब क्रिएटेड सेल्स फिर से अपनी कैपेसिटी रिगेन कर लेते हैं डिवाइड होने की तो वो क्या होता है, डी डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम्स इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। फुली डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉम कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। वाइल डूइंग सो, अब डिफ्रेंशिएशन होने के बाद such meristem tissues are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide but mature to perform specific function। उसके बाद जो हमारे प्लांट है वो जो डिवाइड होते हैं और अपनी कैपेसिटी फिर से एक बार लूज़ कर देते हैं डिवाइड होने की, लेकिन कैपेसिटी टू लूज़ कर देते हैं, लेकिन वो क्या है, एक मैच्योर होकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन अगर करते हैं तो वो क्या होता है, रीडिफ्रेंशिएशन होता है। तीनों पता चल गया, बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसलिए अच्छे से समझिएगा। पहला जो होता है डिफ्रेंशिएशन होता है जिसमें हमारा प्लांट क्या होता है, डिराइव्ड होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, मैच्योर होके मैचुरेशन पॉइंट में पहुंच जाता है तो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। डी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ डिफ्रेंशिएशन से वो सेल्स हमारे फिर से डिवाइड होने की कैपेसिटी रिगेन कर लेते हैं किसी कंडीशंस पे तो वो डी डिफ्रेंशिएशन होता है। उसके बाद जो हमारे सेल हैं वो फिर से अपनी कैपेसिटी डिवाइड होने की लूज़ कर देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कोई मैच्योर होकर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो री डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डेवलपमेंट। Development is a term that includes all changes that an organism goes through during its life cycle from germination of the seed to senescence। अब जो डेवलपमेंट है, अगर कोई हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो जन्म लेने से तक मतलब सीड फॉर्मेशन से लेकर उसके डेथ तक के पीरियड्स जितने भी उनकी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, ठीक है, वो सारे चेंजेस क्या कहलाएंगे, डेवलपमेंट कहलाएंगे, फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेंसस पीरियड तक। ठीक, उसके बाद यहाँ पे डायग्राम जैसे कि शो किया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। अब जो प्लांट जो है वो इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में जो है अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। तो ये जो एबिलिटी है प्लांट में कि इन्वायरमेंटल के रिस्पॉन्स में अलग अलग कैपेसिटी वो परफॉर्म करेगा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब प्लांट्स के अंदर प्लास्टिसिटी है, ये एबिलिटी है इन्वायरमेंटल को रिस्पॉन्स करने की। एग्जाम्पल, हेट्रोफिली इन कॉटन, coriander and larkspur। In such plants, the leaves of the juvenile plants are different in shape from those in mature plant। On the other hand, जैसा कि जो जेवेनिल प्लांट्स होता है वो जब छोटा रहता है तो उसकी जो साइज़ होती है वो उसका और शेप जो होता है वो अलग होता है, लेकिन जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो उसकी साइज और शेप चेंज हो जाती है। तो इन्वायरमेंटल के रिस्पॉन्स में होता है। और ऑन द अदर हैंड, डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस इन वाटर इन बटर कप आल्सो रिप्रेजेंट द हेट्रोफिलियस डेवलपमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंट।
अब जो है जैसे कि बटर कप को हम लोग देखें तो अगर वो टेरेस्ट्रियल वे पे ग्रो हो रहे हैं तो उनका जो शेप और साइज होगा लीव्स का वो अलग होगा, लेकिन अगर एक्वेटिक वाटर में ग्रो हो रहे हैं तो उनका शेप और साइज अलग होगा, डिफरेंट होगा, रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है दस ग्रोथ डिफरेंशिएट एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट। तो ग्रोथ डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट ये वेरी क्लोज हैं प्लांट के लाइफ के लिए। बोल्डली डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो डेवलपमेंट तभी होगा जब ग्रोथ होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तभी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। तो हम लोग कह सकते हैं डेवलपमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ग्रोथ प्लस सम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इन प्लांट्स बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन is under the control of intrinsic and extrinsic factor. The former includes both intracellular or intracellular factors, while the latter includes light, temperature, water और ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। अब जो डेवलपमेंट होता है प्लांट पे वो क्या होता है, उसके मतलब दो फैक्टर्स से कंट्रोल होते हैं, जो जैसे कि कंट्रोल हो गया है केमिकल प्लांट हार्मोन से कंट्रोल हो गए, तो ये किस में हमारा आ गया, इंट्रिंसिक फैक्टर में आ गया। और दूसरा जो है वो किससे कंट्रोल होंगे, टेम्परेचर से, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सारे किस में हमारे आ गए, एक्सट्रिंसिक फैक्टर आ गए। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। जो प्लांट ग्रोथ है रेगुलेटर्स हैं ये एक मतलब अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस के सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, इंडोल सी एसिटिक एसिड IAA, एडेनिन डेरिवेटिव्स N6 फरफ्यूरी लेमिनो पुराइन, काइनेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स एब्सिसिक एसिड ABA, टर्पेंसेस, जिब्रेलिक एसिड GA3 और गैसेस इथेनिल C2H4। अब जो है ये इंडोल कंपाउंड भी हो सकते हैं, एडेनिन डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं, टर्पेंसेस हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं। ये सारे प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ठीक, हो सकते नहीं हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर variously described as plant growth substance, plant hormones और photo hormones। और इन सब ये सब जो है ये प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस और प्लांट हार्मोन और फोटो हार्मोन्स में मतलब इसको हम लोग कहते हैं, कहा भी जा सकता है और कहा जाता है। The PGR can be broadly divided into two groups based on their function in a living plant body। अब प्लांट बॉडी में फंक्शन के बेस्ड पे ये दो टाइप्स के होते हैं PGR। पहला जो होते हैं वन ग्रुप ऑफ PGR आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फॉर्मिंग फ्रूट एंड फ्लावरिंग फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। जो पहले जो होते हैं वो पहले होते हैं वो ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ को करते हैं, ठीक है, जैसे सेल डिवीज़न हो गया, सेल इनलार्जमेंट हो गया, पैटर्न फॉर्मेशन हो गया, ट्रॉपिक ग्रोथ हो गया, फ्लावरिंग हो गया, फ्रूटिंग हो गया और सीड फॉर्मेशन हो गया। इसी वजह से हम लोग इससे क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या हमारे आते हैं, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलियंस हो गया और साइटोकिनिन्स हो गया। फिर दूसरा जो होता है वो क्या होता है, द PGRs ऑफ द अदर ग्रुप प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्सेज टू वांट्स एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ऑरिजिन। अब जो ये दूसरा जो है वो प्लांट के बॉन्ड्स में हेल्प करता है, मतलब अगर और स्ट्रेस हो गया, अगर कोई प्लांट्स को बॉन्ड हो गया तो और स्ट्रेस हो गया तो उसमें हमारे प्लांट को हेल्प करता है। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहेबिटिंग एक्टिविटीज सच एज डॉर्मेंसी एंड एब्सिसन। ये इनहेबिटिंग एक्टिविटीज़ डॉर्मेंसन और एब्सिसन में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसमें क्या हमारा आता है, एब्सिसिक एसिड इस ग्रुप से बिलोंग है। The gaseous PGR ethanol could fit either of the group, but it is largely as an inhibitor of growth activities। जो इथेलिन है हमारा वो जो होता है वो हमारे सबसे ज़्यादा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में फिट होता है अच्छे से।